हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जो 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो उसके जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे 2016 में हुआ था एग्ज़ाम, और 2016 या 17 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, और जो टॉपिक आता है वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, उसको डिस्कस करूँगा, ताकि आपका ये जो है रिवीजन हो जाए। मीन्स आपने जो पढ़ा है एज ए रिवीजन मोटिव से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, तो आपका जो है रिवीजन हो जाए और चीज़ें जो लगे गैप है वो चीज़ों आप फुलफ़िल कर पाओ। इसके अलावा जो भी चीज़ लगे, जैसे आप मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ, लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये मत मीन्स यहाँ पे सिलेबस है जो इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टोपोलॉजी हो गया, रिंग ग्रुप फील्ड से क्वेश्चन आएगा। ओआर आ गया, ओआर में आपका गेम थ्योरी आ सकता है, क्यूइंग थ्योरी आ सकता है, मैकेनिक्स आ गया, हैमिल्टन लैग्रेंजियन, ये सब हैमिल्टनियन जो होता है वो सब टॉपिक से रिलेटेड जो वन लाइनर टाइप के रिजल्ट्स हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन ही आएंगे। लाइक छोटा छोटा आप जब देखोगे क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फंक्शनल एनालिसिस से काफ़ी कम क्वेश्चन है, बट मेजर हो गया, टोपोलॉजी हो गया, डायनेमिक्स हो गया। इसके अलावा भी सीओज भी से कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से क्वेश्चन आ सकता है, इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी सी एस आर नेट से रिलेटेड हो गया, गेट से, जैम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे आपका सी एस आर नेट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। लाइक आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। लाइक लीनियर अलजेब्रा मेरे चैनल पे ऑलरेडी पढ़े हैं, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, फील्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीज़ों में अगर दिक्कत हो तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाता था और 50 मार्क्स का होता था। जैसे इस बार आई होप एक दो एग्जाम होने वाला है, बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी होने वाला है, तो उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन में 70 to 75 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं करूँगा, जिसका आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी रिवीजन के लिए कोई मटेरियल की ज़रूरत हो, कोई भी ऐसा हेल्प की ज़रूरत हो, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। लाइक जो जो भी क्वेश्चन छूटेगा वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगा। तो अभी ऑलमोस्ट मैं 20-25 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, और चीज़ों को एक्सप्लेन करना मोटिव होगा, एक्सप्लेन करके चीज़ों को, जिससे आप रिमाइंड कर पाओ, आप नोट करो तो रिवाइज करने में हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का है। ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 is drawn with replacement from a population of 50 members with population variance 25. What is the standard error of sample mean? ओके, तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और साइज जो है सैंपल का, लाइक होता क्या है कि बहुत सारे स्पेस होंगे, उसमें कुछ सैंपल होंगे, तो स्पेस साइज जो है 16 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 16 है, और कैपिटल एन जो है 50 में 60 मेंबर सैंपल साइज है, जिसमें पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर जिसको डिनोट करते हैं, वो कितना है 25 है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईरर ऑफ सैंपल मीन पूछा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, आप एनालाइज करोगे कि काफ़ी सिंपल है। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा रिकैप करोगे, रिकॉल करोगे, और चीज़ों के जो रिलेटेड रिजल्ट्स फार्मूला है उसको देख के प्रैक्टिस कर लोगे, तो बेनिफिट होगा आई होप। तो जैसे स्टैंडर्ड ईरर सैंपल मीन का यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला, जैसे प्रोबेबिलिटी स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से बनेंगे, तो ये सिग्मा अपॉन रूट एन होता है। सिग्मा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड अगर ये वेरियांस है तो यहाँ से सिग्मा निकल जाएगा 5, और एन क्या है 16 है, तो ले लो आप 5/√16 क्या हो गया 5/4 इज इक्वल टू 1/25। 1/25 आपका ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे दिखा नहीं होगा, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन रूट एन इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 1.25। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर, जैसे लाइन ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 है ना, क्या होता है वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें फाइंड करना है, यानी सिग्मा वाई को क्या करना है, फाइंड करना है, व्हाट इज विल द सिग्मा वाई। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड कनेक्टेड रिजल्ट क्या है, मीन्स लाइन ऑफ रिग्रेशन से रिलेटेड, वेरिएंस से रिलेटेड कनेक्टेड रिजल्ट, तो आप पढ़े होगे, लाइक कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर y ऑन x लाइन पे लाइन ऑफ रिग्रेशन है, तो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार होता है लाइन ऑफ रिग्रेशन, जहां पे बी वाई एक्स जो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर और सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, ये होता है। ये जो एक लाइन है जहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का एक ये है, अगर इक्वेशन है तो एम जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना, एम बराबर ये हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कर लो, क्या करना है, यहाँ पे 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 66, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 66। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 40x माइनस 18y, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 14। एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन लिया उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे लिखना पड़ रहा है, तो ठीक है, दो लाइन दिया हुआ है, तो इसको अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, इसको अगर y इज इक्वल टू एम एक्स में कन्वर्ट कर लो तो ऐसे लिख सकते हो आप, 8x माइनस 66 इज इक्वल टू 10y, y इज इक्वल टू 10 को इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इस टाइप का इक्वेशन है, y ऑन x टाइप का इक्वेशन है, तो यहाँ से आएगा आपका बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, तो एम क्या है यहाँ पे 10/8 होगा, तो इज इक्वल टू 10/8 होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स, तो सॉरी एम एक्स, तो 8/10 होगा ना यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइम में लिखे हैं, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा वो ऊपर होगा ना, तो यहाँ से 8/10 लिख लो ना इसको। सिमिलरली अगर इसको आप कर लो कन्वर्ट y इज इक्वल टू एम एक्स में, तो या x इज इक्वल टू एम वाई में कन्वर्ट करो, उसके बाद मैं सारा पॉसिबिलिटी बताऊंगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एम वाई में कन्वर्ट करोगे तो बी एक्स वाई क्या आएगा यहाँ से, बी एक्स वाई, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू एम वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा, यानी 40x इज इक्वल टू 18y प्लस 214, तो यहाँ से 18/40 होगा, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ठीक है, 18/40 हो गया। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स ऑन वाई के टर्म में इसको भी लिख सकते हैं, उसके लिए बी एक्स वाई एक आएगा, इसको भी क्या कर सकते हैं y ऑन x के टर्म में लिख पाएंगे, तो इससे बी वाई एक्स आएगा, तो चार आएंगे जो भी यहाँ पे जो होता है रिग्रेशन लाइन में, और जिसका ये फॉर्मूला ये होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एस, इसका होगा आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो चार पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसका आप सॉल्व कब कर पाओगे, जब इसका एक इस इक्वेशन का ये वाला टर्म में ले लो, इस इक्वेशन का ये टर्म में ले लो, इसको सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि आप अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा,
सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/10 40/18। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें, 9 ले लें डायरेक्ट। इसको अगर कट कर दें 9 ले लेते हैं, सॉरी एक स्टेप और होगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। 2 से कटेगा ये, 4 से कटेगा ये, 2 से 2 कटेगा, 2 4 यहाँ 2 बचेगा, तो 16 आया। तो सिग्मा वाई क्या आ गया, √16 यानी 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 4 आ गया आंसर। जो 4 ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से एक लाइन का अलग फॉर्मेट, वाई ऑन एक्स, दूसरे लाइन का एक्स ऑन वाई ले लो, जो दूसरे वे से भी निकाल सकते थे। फर्स्ट वाले को जैसे मैंने वाई ऑन एक्स लिया, उसको एक्स ऑन वाई ले लेते, और सेकेंड वाले को वाई ऑन एक्स ले लेते, तब भी सॉल्व हो जाता, सेम आंसर आता। तो वो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस टाइप के लाइन ऑफ रिग्रेशन से जो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कौन सा चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखना है। कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, ये बी एक्स वाई ए, यहाँ पे आर को रिलेशन कॉफिशिएंट होता है, कहीं पे आर निकालने के लिए दे देगा, तो कुछ भी हो सकता है। आर स्लोप होता है, लाइन से आर निकाल सकते हो, स्लोप से आर निकाल सकते हो, अगर लाइन मालूम है तो स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये था आपका फर्स्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ सी इन आर एन। तो कौन जो है उसका आर एन में डायमेंशन पूछ रहा है, तो ये मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन आर एन जो होता है वो आंसर होता है ना इसका, मैक्सिमली लीनियरली इंडिपेंडेंट इन एन डायमेंशन एन। तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन सी, ये होगा, आप चेक कर लेना। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज एन, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होता है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन बोला नॉन लीनियर इंटीजर प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो इंटीजर ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे कर दूंगा और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, ओके। क्योंकि मैं आप बोलोगे तो इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे आप रिवीजन में हेल्प कर पाओ, और जो एक एग्ज़ाम और है उसका सॉल्यूशन भी अगर कमेंट आपका रहेगा तो मैं उसका भी सॉल्यूशन कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले उसका भी सॉल्यूशन को अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और ये दिया हुआ है मैक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट कांस्टेंट, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन को जस्ट ग्राफिकल मेथड लगाएंगे कि 2 वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, जो भी है, और भी है एक्स वाई में है, तो इसको कर सकते हैं इजीली ग्राफिकल मेथड से। तो इसको करता हूँ मैं, और तो क्या करते हैं इसमें, x + y = 30 का लाइन कौन सा होगा, ये होगा लाइन, मान लिया, तो ये 30 0 होगा, 0 30 होगा, ठीक है। ये हो गया x + y = 30 लेस इक्वल 30, तो लेस इक्वल 30 ये रीजन आएगा नीचे। y > 3, तो y > 3 ये ले लेते हैं, y = 3, ये इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, इस रीजन को। x - y > 0, x - y क्या होता है इक्वेशन, ये होता है, तो > 0, तो x बड़ा होना चाहिए y से, तो इधर जाएंगे तब होगा। तो ये रीजन अभी तक कॉमन रीजन आ रहा है, फिजिबल रीजन आएगा, उसी में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसके सारे पॉइंट में देख लेंगे किस पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ओके। और ये हो गया x - y > 0, 0 से बड़ा x < y, तो y < 20, तो x < 20 कहाँ पे होगा, ये 20 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y 10 होगा, तो 10 यहाँ कहीं पे जो होगा वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना। ये लाइन पॉइंट क्या होगा, इससे नीचे आएगा, ऊपर कैसे कंफर्म क्लियर करेंगे, तो ये x = y यहाँ तो 15 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 20 10 हो जाएगा ये पॉइंट। और क्या बचा, 0 से बड़ा, 12 से छोटा y, तो 12 y = 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा नीचे में,
ठीक है, तो ये रीजन आया फिजिबल रीजन, ये रीजन जो आया, तो इसका पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकालो, चारों में देख लो कम सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे ज़्यादा वैल्यू जेड का किस पॉइंट पे आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो अब तो कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट क्या हो गया, 20 10 हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, जस्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 12 लेस इक्वल 30 पुट कर दो, तो x लेस इक्वल 18 होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 18 12 आएगा। तो जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे या किसी पे आएगा। तो 18 और 12 को जो हम पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 12, तो क्या आएगा 72। अब 20 अगर 10 अगर पुट करते तो क्या आता, 70 आता, इससे छोटा आता। मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, अभी तक मैक्स वैल्यू जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ गया, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एलपीपी मैक्सिमाइज 4 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, इस सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट, ये नॉन नेगेटिव है, नो फिजिबल सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड, नन ऑफ द। तो ये क्वेश्चन में एक कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, इसको अगर सिंप्लीफाई वे में लिखते हो तो क्या होगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 ग्रेटर इक्वल 8, ठीक है। तो ये जो है ग्रेटर इक्वल 8 आ रहा है पता, और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है मीन्स मैक्सिमाइज जो करना है वो सेम है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 8 से बड़ा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं ना, 8 से ग्रेटर इक्वल, इधर वाला लिमिट तो फिक्स किया नहीं है, तो अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। तो बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन ऑन n यूनिट में से n सैंपल साइज का कुछ रैंडमली क्लिक लिया गया विद रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट ith यूनिट, i जो है 1 और n कैपिटल n के बीच में है, जैसे n जो है छोटा है कैपिटल n से और इसके बीच में है, इज इंक्लूडेड इन द सैंपल, बोल रहा है कि इसके बीच का वो पॉइंट जिसके लिए वो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सैंपल है वो सैंपल साइज में कंटेंट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ith कोई प्रोबेबिलिटी ith कोई सैंपल निकाला जाएगा तो क्या होगा, nc1 अपॉन कैपिटल NC1 होगा, हो ना। तो n/n इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल था। ये इसका क्वेश्चन छूट गया, लाइक इसका क्वेश्चन क्या था कि आपका अगर कोई डी स्क्वायर डी डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का अगर कोई क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर प्लस डी डैश की जगह एम ले लेते हैं ना, डी डैश प्लस 1 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो एम का जो रूट आता है, मान ली माइनस ए माइनस बी, सपोज कुछ भी आया, तो फाई 1 प्लस एम एक्स, अगर ए दोनों सेम आ गया तो फाई वाई प्लस एम एक्स, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आता है, तो इसके हिसाब से वाई प्लस एम एक्स एक्स वाई एक्स, इसका अगर क्वेश्चन देखो तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कट गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वेरिएट्स ये था कि एस्टिमेट्स निकालना था। तो अगर कुछ दिया हुआ है EY1 दिया हुआ है समथिंग, EY2 समथिंग दिया हुआ है, तो EY1 y माइनस Y2 अगर आप निकाल लेते हो ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, EY1 माइनस EY2। EY1 का वैल्यू पता है, इस दोनों को सॉल्व कर दो तो θ2 ऐसा कुछ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू यूज एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 माइनस Y2। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है नेक्स्ट कि गामा 0 1 क्लोज इंटरवल सी में है, मीन्स इंटरवल को कोई प्लेन में मैप कर रहा है, गामा मैप इज क्लोज रेक्टिफेबल फाइएबल कर्व, ए नॉट बिलोंग्स टू गामा, ए बिलोंग्स नहीं है गामा में। तो गामा क्या होगा, गामा जस्ट कोई रीजन होगा ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में 0 1 को जो मैप कर देगा,
तो इसका अगर पूछ रहा है आपको कि dz अपॉन z माइनस ए क्या होगा इसका वैल्यू, तो ये तो बाहर है, इसके आउटसाइड है, तो इसमें एनालिटिक है ना, एनालिटिक। तो एनालिटिक है तो इसकी वैल्यू कॉचीज थ्योरम लगा लो यहाँ पे। कॉचीज थ्योरम क्या होता है, फंक्शन अगर एनालिटिक है डोमेन में, ओपन कनेक्टेड डोमेन होता है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो डोमेन में अगर एनालिटिक है तो कॉचीज थ्योरम से इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। व्हाट इज जीरो? इंटीजर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इरेशनल, इमेजिनरी नंबर, ये सारे गलत, ये करेक्ट, सिंपल। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिलेटेड रिजल्ट्स, फुल थ्योरी, फुल कोर्स मीन्स जितने थ्योरी है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करो तो मिल जाएगा। उसमें काफ़ी हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड जो एग्ज़ाम होती है, CSR नेट का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम PhD के लिए, तो उसके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी फुल्ली अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो इसका, अगर देखना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर 15 पे आए तो ए एडजॉइंट ए। तो ए एडजॉइंट ए क्या होता है? ये जस्ट आप इसको क्या कर लो, आप जस्ट इसका कुछ रिजल्ट होगा ना, फॉर्मूला होगा ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हो सकता है मैं कहीं पे मिस्टेक करूँ या कोई क्वेश्चन ना करूँ, तो आप अगर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो वहाँ से, है ना। जैसे ए एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, 3 1 2 4, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो 3 के लिए हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे, 2 के लिए 1, 2 के लिए 1, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 4 के लिए 3, 2 1 के लिए 2, 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कोफैक्टर का सोल्व। अगर हम इसको अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ए का देख लेना, एक्चुअली काफ़ी सिंपल, माइंड में आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक करेक्ट आंसर तो यहाँ से आ नहीं रहा है, 3 कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए देख लेना एक बार, काफ़ी इजी है, मैं नेक्स्ट आता हूँ इस पे। तो नेक्स्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि fz इज एनालिटिक विद इन द सर्किल दिस fz लेस इक्वल m ऑन गामा, तो ये जो है fna क्या होगा, तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको बोलते हैं कॉची इनइक्वालिटी, जो क्या होगा, लेस इक्वल m फैक्टोरियल n अपॉन r टू दी पावर n होगा। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन m से बॉन्ड कर रहा है और nth डेरिवेटिव का मॉडुलस पूछ रहा है ना, तो r जहाँ रेडियस होगा तो ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। कॉची इनइक्वालिटी देख लेना एक बार आप। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज क्या होगा, इसको हम अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं या डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हम जनरल टर्म इसका लिखें तो क्या आएगा, x प्लस n टू द पावर n, x प्लस 2 टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से रूट टेस्ट लगा के आप रेडियस निकाल लो, n अपॉन n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, ये आपका टेलर सीरीज है जिसका सेंटर 2 के अराउंड एक्सपेंड कर रहा है सीरीज, तो जो आया वैल्यू वही आंसर हो जाएगा 1। आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स का बहुत सा वे है, बट एग्जाम में आपको करना है तो शॉर्टकट वे क्या हम लोग लगाते हैं, लाइक ट्रेस जो होता है क्या होता है, ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी अगर करना चाह रहे हो, जैसे बहुत से डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसका ट्रेस क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 7, कौन से आइगन वैल्यू का सम 7 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है। अब आपको वेरीफाई मान लिया करना हो कि नन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है, 6 ये आ रहा है, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सपोज
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट से, प्रोडक्ट से क्या कर सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ए फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है कि के इज एक्सटेंशन, ये जरूर कोई कमेंट कर देना एडजॉइंट ए, आई फॉरगॉट दैट फॉर्मूला। सो k is extension of a field f and a belongs to k is algebraic of degree n over f। क्या है कि k फील्ड एक्सटेंशन होता है क्या है, कोई फील्ड है उसमें कुछ पॉलिनोमियल लेते हैं, उस फील्ड में अगर फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो क्या होता है, वो उससे बड़े वाले फील्ड में, उसके एक्सटेंशन वाले फील्ड में फैक्टराइज होगा, जहाँ पे बोले सकेंगे कि वो अलजेब्राइक क्लोज्ड होगा ऑफ डिग्री m। तो उसकी डिग्री n है, इसका मतलब क्या है, एफ और कोई पॉलिनोमियल लिए ना, तो ये जो आया एफ अल्फा आया, एफ अल्फा आइसोमॉर्फिक आया फील्ड एक्सटेंशन, तो एफ अल्फा और एफ की जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होती है क्या होती है, मैं क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ अल्फा अगर एक्सटेंशन करने पे है तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है, जस्ट जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो लिया है मैंने नीचे में, उसके डिग्री के बराबर होती है। अगर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल तो एन डिग्री से एक्सटेंड हुआ है तो वही होगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन दोनों सेम होता है। तो ये बस देखने का तरीका कंफ्यूज करने वाला है कि एफ ए ले के कौन सा सही होगा। के इज एक्सटेंशन, के एक्सटेंशन है ना, के इज एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, ए बिलोंग्स टू के, देन ओवर एफ ये होगा, मीन्स आंसर आपका जो होगा ना, ये के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ के बिलोंग्स टू ए, तो के ओवर एफ, ये एग्जैक्ट आंसर ये होगा, एन होगा, है ना। के ओवर एफ ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो सकता है इसी ऑप्शंस में, या लाइक नहीं ये एफ ए, ये आंसर हो जाएगा ना, फिर एफ ए जो होगा वो एक्सटेंशन है, ये ऑप्शन है, ओके क्या होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इस फील्ड ये दोनों तो फिर तो सेम हो गया ना, सेम डिग्री हो गया, एक्सटेंशन कहाँ हुआ, एफ और ए की आइसोमॉर्फिक होगा, तो एफ से आइसो एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये इनके बराबर होगा, एक करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, लेट एन बी ए नल सीक्वेंस एंड बी एन बी ए बॉन्डेड सीक्वेंस, देन एन बी एन का प्रोडक्ट क्या होगा, नल सीक्वेंस है इसका मतलब क्या, हर एक टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस विल बी जीरो, एंड बी एन कोई बॉन्डेड सीक्वेंस है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई दो सीक्वेंस आर टू डिफरेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, देन एन बी आर टू डिफरेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका सब्सट्रैक्शन ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा, सब्सट्रैक्शन ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा, सब्सट्रैक्शन ऑलवेज सम टाइम कन्वर्ज होगा, तो क्या होगा, ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा। अगर एन ले लो, बी एन भी एन ले लो, तो बी एन माइनस एन ले लो, तो एन माइनस एन क्या होगा, एन प्लस एन, ये तो डाइवर्ज है, बट एन ले लो और एन बी एन भी ले लो तो ये तो जीरो पे कन्वर्ज है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रंग हो जाएगा, ऑलवेज कन्वर्ज, ये ले लो माइनस एन ले लो तो ये डाइवर्ज कर रहा है, ये भी रॉन्ग। तो सम कन्वर्ज सम टाइम, कभी कभी कन्वर्ज कर जाएगा जब हम लोग दोनों सेम ले लें, जब जीरो आ जाएगा, है ना। और भी केस होगा जिसमें सीक्वेंस जब कन्वर्ज कर जाएगा डिफरेंट, मिल जाएगा ऐसा एग्जांपल, तो सम बोल रहा है इसलिए आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सम ऑफ द सीरीज, तो सम ऑफ द सीरीज क्या है, इस सम का सीरीज लिखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, CSIR नेट जो मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन भी आता है इस टाइप का। तो ये जो है देखने से क्या लग रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका जो एक्सपेंड करते हैं तो उसमें फैक्टोरियल लेते हैं नीचे में, और उसके कुछ टर्म्स हैं, फैक्टोरियल 2 भी आता है, 1 भी आता है, 3 भी आता है, तो जो e टू द पावर x होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस टाइप से आता है। e टू द माइनस एक्स लेते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3,
ये मेरे दिमाग में कैसा है, क्योंकि डिनोमीटर में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है, तो ये दोनों का अगर माइनस प्लस करने से आ जाएगा वो टर्म, और एक्स की जगह 1 ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यही आपको करना है। यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर दें ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2x, ये सब कट जाएगा, प्लस कर देते हैं ना, प्लस करें या माइनस करें, एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए 1/2 वाला, तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस 2x² प्लस 3 आएगा, x4/4, ये सब कट जाएगा टर्म। तो यहाँ से क्या बचा, 2 1 प्लस x² x4/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप दोनों तरफ 1 ले लो x के जगह पे, पुट x = 1, तो क्या होगा, e प्लस e माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, किसका वैल्यू हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2 प्लस 1/4 1/6 का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अब सॉल्व कर लो आप, e² e माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2e, आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन ZQ-1। तो यहाँ से क्या लग रहा है, क्यूबिक रूट ऑफ इन्फिनिटी है ओमेगा, क्यूबिक रूट ऑफ इन्फिनिटी है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्यूबिक रूट ऑफ इन्फिनिटी से रिलेटेड रिजल्ट क्या क्या जानते हो आप, अगर XQ-1 = 0 ओमेगा, तो क्या होता है, ओमेगा क्यू = 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 1 होता है। इतना जानते हो, ये दोनों का यूज कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इतना ही यूज अभी तक पता है, इतना ही यूज करके क्वेश्चन बनेगा। जस्ट कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या दे दिया है कि ओमेगा का पावर ये समथिंग दे दिया है। तो ये अगर आप देखो तो कुछ रैंडम टर्म है, देखने से क्या लग रहा है, कुछ एपीजीपी टाइप का लग रहा है ना। 1/2 अगर कॉमन ले ले, क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा 1/2 3/8, 1/2 प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27/128 ले ले, तो ओमेगा प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3/4 9/16 27/164, ये क्या है, ओमेगा प्लस हाफ 1 प्लस 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब, जीपी सीरीज आ रहा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा हाफ क्या होगा, जीपी सीरीज का सम कर दो, 1/1 माइनस r 1/3/4 इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा हाफ 4/3, तो यहाँ से 2 कट गया, सही है। a/1 माइनस r, तो नीचे में 1 आएगा ना, ओके। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 होता है, सॉरी, तो -1 ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी देन देयर सम इज n पॉजिटिव टर्म, लाइक आप ले लो 1 और 1/2 ले लो, सॉरी 2 और 2/2 1/2 ले लो, ये दोनों का प्रोडक्ट यूनिटी आएगा, दोनों का सम क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, ये भी गलत, इक्वल टू n नहीं आ रहा है, n प्लस 1/n आ रहा है, नेवर लेस देन n, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि जो लेना पड़ेगा आपको n प्लस 1/n टाइप का टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन, दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, dy/dx इज इक्वल टू 3x² y4 प्लस
2xy एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ वाई क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ वाई क्यू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x³ वाई क्यू डी वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई 4 डी एक्स प्लस 2xy डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि ये दोनों को कंबाइन करके किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करने पे ये चीज़ आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं, देखने से नहीं लग रहा है। यहाँ से कुछ लग रहा है? अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों तरफ से, एक बार देख लो क्वेश्चन फिर से, 2xy dx, तो इसको क्या कर दो, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy dx लिख दो और इसको उधर लेके चले जाओ, 3x स्क्वायर प्लस वाई 4 dx प्लस 2x³ वाई क्यू डी क्यू। इसको सॉल्व करना आसान होगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो ये क्या होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा क्या, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x³ वाई डी वाई। तो यहाँ से आई थिंक मैंने करेक्ट लिखा है सारा, पर फिर से मैच कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x³ वाई क्यू डी क्यू, यही था, डी एक्स था नीचे में, 3x स्क्वायर वाई 4 2xy डी वाई डी एक्स सॉरी, तो 2xy dx इधर आ गया। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x³ वाई 2xy dx, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई 4 dx प्लस 2x³ वाई क्यू डी वाई। तो अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले यहाँ से, तो इधर वाई स्क्वायर को भेज दें तो क्या होगा, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, 6x स्क्वायर वाई 6x स्क्वायर वाई यानी 3x स्क्वायर वाई लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद सॉरी वाई क्यू ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, तो एक्स 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और इसका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर से लिखता हूँ मैं, एक्स क्यू ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स होगा, ठीक है, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x³ वाई डी एक्स, ठीक है, तो ये तो अभी तक सही है। इधर वाला टर्म ये आ गया, वाई स्क्वायर इधर डिवाइड कर दो तो ये किसका होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2x बाई वाई डी एक्स। तो x³ वाई स्क्वायर वाला टर्म जो होगा ऑप्शन में, x³ वाई स्क्वायर, वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से इधर क्या आएगा, इधर वाले टर्म में डी ऑफ, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई होगा माइनस 2x डी वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई इधर आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई वाला जो टर्म होगा, एक्स स्क्वायर वाई वाई, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। सपोज दैट ए एंड बी कंटेन 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ इंजेक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी इंजेक्शन कितना होगा, तो इंजेक्शन मैपिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम से एन में जा रहा है तो एन पी 4 होता है, एन पी एम होता है, तो यहाँ से हम लोग
4p3 कर दो, 4p3 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 24। तो 24 ऑप्शन क्या होगा, क्लियर। फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि m से n में मैप हो रहा है, तो इंजेक्शन मैपिंग क्या होगा, npm, नंबर ऑफ इंजेक्शन मैपिंग। ठीक है, 24 आंसर। नाउ इनवर्स ऑफ दिस इन द ग्रुप दिस। ठीक है, तो ग्रुप का एलिमेंट इस टाइप का है अंडर द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो इनवर्स अगर पता है आपको, इनवर्स ऑफ दिस इन द, तो सबसे पहले तो इनवर्स निकालना है तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उस किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो सेम एलिमेंट आना चाहिए ना, ग्रुप का सेम एलिमेंट। तो क्या लेंगे, अगर हम 3 है ना, ठीक है, यहाँ पे स्पेस स्पेस, चलो कहाँ पे लिखा जाए, यहीं पे लिखता हूँ मैं। अगर 1/2 1/2 1/2 1/2 ले लें और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3/2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो क्या कर देंगे, जस्ट 3 दिस इंटू हाफ एलिमेंट लेने पे ये आया। थ्री आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी ये पता चल गया। अब इसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको चेक करना है कि आइडेंटिटी 1/2 है। तो इसमें अगर इससे आप मल्टीप्लाई करो तो 1/6 1/4 क्या आएगा, 1/2 तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स का हर एक एंट्री हाफ हाफ होगा। ठीक है, तो हाफ हाफ कौन से ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आएगा, वही इन्वर्स कहलाता है, तो बी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस। तो 5 ऑर्डर का कितना ग्रुप होगा, तो 5 एलसीएम देने वाला एलिमेंट जो भी होगा, 5 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट इसमें होगा वो एलसीएम 5 आना चाहिए, वही क्या होगा, 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा टोटल नंबर। तो 5 ऑर्डर का एलिमेंट लें, इसमें 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें पॉसिबिलिटी है, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें 5 लें, इसमें 1 लें, इसमें 1 लें, इसमें 5 1 ऑर्डर का 5 ऑर्डर का लें तब भी 5 आएगा, तो 5 आ गया। तो 5 सॉरी 25 5 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो 25 और 5 लेंगे तब, फिर से लिखता हूँ मैं, 5 तब भी होगा, 1 5 होगा तब भी होगा, 5 1 होगा तब भी होगा, और 25 5 होगा तब भी होगा। एक 5 ऑर्डर का एलिमेंट पूछ रहा है इसमें, तो 5 एलसीएम कब कब आएगा, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 1 हो, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 1 हो, 5 4 5 4 कितना होगा,
ये 5 होगा, 5 होगा, 16 होगा, ये 5 4 होगा, ठीक है, 5 आएगा, तो ये 4 होगा, तो 16 + 4 + 4 = 24, ठीक है, तो 24 आंसर हो जाएगा। जस्ट देखना है क्या कि 5 ऑर्डर एलिमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उस किस कौन कौन 5 ऑर्डर का एलिमेंट लेने से उसका एलसीएम 5 आ रहा है। 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें ले, एक 5 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट, तो एलसीएम 5 आएगा। 5 ऑर्डर का एलिमेंट प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी मिलेगा, इसलिए ये रिजल्ट यूज किया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट डायरेक्ट रिजल्ट से ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आई थिंक स्पेस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो A*B ऑपरेशन जो है इस तरह से ऑपरेशन डिफाइन है जहाँ पे 1 बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप में, तो द इनवर्स ऑफ 3, तो A*B डिफाइन कैसे है, A*B = A + B - AB, A + B - AB। सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी देखा कि ऑपरेशन डिफाइन है तो इन्वर्स पूछ रहा है 3 का। इन्वर्स तभी पता चल पाएगा जब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, A*E करें तो क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, तो A*E इस ऑपरेशन से क्या वैल्यू होगा, A + E - AE = A से A कट गया, E - 1 - A = 0। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि A ≠ = 1, A बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कांट भी 1 हो सकता है, तो E = 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गया। तो 3 × B 0 आना चाहिए, 3 × मान लिया इन्वर्स क्या है, B है, तो 3 × B क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 3 + B - 3B = 0। यहाँ से क्या होगा, B का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा था कि fx कोई पॉलिनोमियल है कोई फील्ड में, fx में देयर इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन E ऑफ f, इसका फाइनाइट एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कोई पॉलिनोमियल है, फिक्स पता नहीं है कि रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, देन डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, E एक्सटेंशन ऑफ फील्ड है, तो f के साथ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होगा, उससे बड़ा हो सकता है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा n डिग्री का मान लिया, और उसकी यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो उतने डिग्री का एक्सटेंशन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट क्या छोटा हो सकता है, तो छोटा हो सकता है, कौन से केस में छोटा हो सकता है, अगर पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और रिड्यूसिबल है, तो जो भी रूट इसमें बिलोंग नहीं करेगा फील्ड में, जो भी पॉलिनोमियल का, उतने डिग्री का एक्सटेंशन हो पाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए लेस इक्वल आ जाएगा, है ना, और ग्रेटर इक्वल नहीं हो सकता। Which of the following not correct, every finite discrete topological space is compact, करेक्ट। फाइनाइट स्पेस है तो एवरी ओपन कवर लेंगे तो फाइनाइट ही एलिमेंट, उसमें फाइनाइट सेट का पावर सेट लेंगे तो फाइनाइट ही ओपन सेट आएगा, है ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो बता देता हूँ। लाइक फाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगा फाइनाइट सेट पे बनेगा, तो जितने सबसेट ऑफ दैट सेट होंगे वो सारे टोपोलॉजी का एलिमेंट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं हुआ स्पेस देखने के लिए क्या करेंगे, उसका ओपन कवर लेंगे, फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, तो जो ओपन कवर लेंगे वो ही फाइनाइट आएगा ना, फाइनाइट से फाइनाइट को कवर कर ही सकते हैं। तो एवरी फाइनाइट डिस्क्रीट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट, and discrete topological space, finite indiscrete topological space, every infinite discrete topological space is compact। इनफाइनाइट अगर R ले लो और D ले लो रियल लाइन में, तो कोई किसी स्पेस का ओपन कवर क्या होगा, हर एक सिंगलटन एलिमेंट इसमें ओपन होंगे डिस्क्रीट मैट्रिकल टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो R का तो ओपन कवर मिलेगा क्या, हर एक सिंगलटन एलिमेंट का यूनियन xi बिलोंग्स टू R, तो इसका फाइनाइट से कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पूरे एलिमेंट से कवर हो रहा है, फाइनाइट से सब कवर नहीं मिलेगा, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अदर ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, यानी नॉट ट्रू पूछा तो ये ट्रू ऑप्शन हो जाएगा।
एवरी इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट, एवरी फाइनाइट डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल। इनडिस्क्रीट में क्या होता है, इनडिस्क्रीट में जस्ट फोल्स टोपोलॉजी का एलिमेंट फाई और दैट्स इट होगा, है ना। नाउ प्रोजेक्शन मैप के बारे में पूछा है, फाई आर टू आर प्लेन से कोई लाइन में प्रोजेक्शन कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो प्रोजेक्शन मैप कॉन्टिन्यूस होता है, प्रोजेक्शन मैप सजेटिव होता है, प्रोजेक्शन मैप ओपन होता है, प्रोजेक्शन मैप क्लोज नहीं होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एफ एक्स से बाइजेक्टिव मैप है, एक्स कॉम्पैक्ट है, वाई हॉजडॉफ है, तो यह क्या सेटिस्फाई करेगा होमोमॉर्फिज्म का। क्या होता है होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, यही तो होता है कंटिन्यूअस कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है और कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ हॉजडॉफ स्पेस इज क्लोज्ड। दिस ऑफ द फॉलोइंग हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होता क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हेरिडेटरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द सबसेट क्राइटेरिया, सबसेट satisfy the subset also the original property। इसका कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है कॉम्पैक्टनेस है, उसका सबसेट भी क्या कॉम्पैक्ट होता है, कनेक्टेड है तो कनेक्टेड का सबसेट कॉम्पैक्ट होता है, लिंडलॉफ है तो लिंडलेट का सबसेट कॉम्पैक्ट होता है, हॉजडॉफ का सबस्पेस हॉजडॉफ होता है, जिसका सबसेट भी वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, हेरिडेटरी होगा। तो सबस्पेस ऑफ हॉजडॉफ स्पेस इज हॉजडॉफ, तो ये करेक्ट होगा। नाउ आर बी द रिंग, आर एक्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, आर इज नेसेसरी है, क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, आर एक्स इज प्रिंसिपल आइडियल देन इफ एंड ओनली इफ आर इज क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, और फील्ड होता है तो ईडी होता है, फील्ड नहीं होगा तो जरूर कह भी नहीं सकते, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। फील्ड होगा तब ईडी होगा, ईडी होगा जरूरी नहीं है कि फील्ड होगा, तो ये सब ऑप्शन क्या होगा, फील्ड होता है तो ईडी होता है, ईडी होता है तो पीआईडी होता है, पीआईडी होता है तो ईएफडी होता है। ये वाला रिजल्ट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ईएफडी। जी बी ए ग्रुप ऑफ, अगर आपने पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्जाम दिया हुआ देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, तो ये बेनिफिट भी है। जी बी ए ग्रुप, सपोज जी हैज ए ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 एंड 75, ऑर्डर ग्रुप लेस देन 400, देन ऑर्डर ग्रुप इज इक्वल टू। तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी एन मान ली ग्रुप का ऑर्डर है तो 45 एम होगा, एम मल्टीप्लाई करने पे ये क्योंकि डिवाइड करता है इसलिए, एन अगर है तो 75 एम भी होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा ना। तो कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों का डिविजर है, 90 नहीं डिवाइड करेगा 75 को, 75 से डिवाइड नहीं होगा, 45 से 150 डिवाइड नहीं होगा, और 225 आ जाएगा दोनों से, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जी बी ए ग्रुप ऑफ 15 ऑर्डर देन सीलो सब ग्रुप ऑफ 3 सब ग्रुप ऑफ जी। तो जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 देन द नंबर ऑफ सीलो 3 सब ग्रुप ऑफ जी। 15 ऑर्डर का ग्रुप है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 निकालना है, P3 SSG निकालना है, तो क्या होगा 1 + 3 के डिवाइड करना चाहिए 5 को, कौन से k के लिए डिवाइड करेगा, k = 1 के लिए डिवाइड करेगा ना ओनली, क्योंकि 3 तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, 3 इसको बाहर ले लो, 15 लोगे तब भी यही सेम आएगा, तो k = 1, ये करेक्ट होगा। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, तो कोई साइक्लिक ग्रुप है उसमें जितने ऑर्डर का एलिमेंट निकालने बोलेगा उसका 5d निकाल दो, अगर डी ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा पूछ रहा है तो 5d निकालते हैं, तो 5 निकाल दो, क्या होगा 4। साइक्लिक ग्रुप के केस में ये रिजल्ट होता है। एफ एक्स इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, देन आई रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो होता है ना वो क्वाड्रेटिक से क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकता। क्यूबिक पॉलिनोमियल का रियल लाइन में क्या हो जाता है, रियल फील्ड में ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का एक रियल रूट मिल ही जाता है, तो वो क्या हो जाएगा फिर रिड्यूस कर जाएगा ना, रिड्यूसिबल हो जाएगा, तो आइदर लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन ट्रू। 2/2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ n - 2 × a, तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये क्या 1 हो जाएगा, 1 × a क्या 1 होगा।
ये रिजल्ट। उसी तरह से पिछला क्वेश्चन को देख लेना, इसका रिजल्ट क्या है। ए बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसके सारे आइगन वैल्यू जीरो है। अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एन माइनस ए इज इन्वर्टिबल, आई एन प्लस ए इज नीलपोटेंट, आई एन माइनस ए इज जीरो, आई एन प्लस ए इज जीरो। तो इसके आइगन वैल्यू नॉन जीरो आएंगे ऑलवेज, इसके आइगन वैल्यू नॉन जीरो आएंगे, प्लस कर दिया है। देन नीलपोटेंट होंगे, नहीं नीलपोटेंट होंगे ना, ये भी नॉन जीरो आएगा, जीरो आइगन वैल्यू आएगा ही नहीं, जीरो आएगा नहीं, जीरो आएगा, जीरो आएगा नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, डिटर्मिनेंट ए क्या है, 6 है, ट्रेस ए कितना है, 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई 0 है। तो डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स का पता है तो ऑप्शन से कैसे पहले चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कौन से आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, -6 आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, -6 आ रहा है। अब चेक कर लो कि किसका सम जो है 0 आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ए प्लस आई भी करोगे ना तो ये भी 0 दे देगा, क्योंकि 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 होगा और 1 - 1 एक आइगन वैल्यू 0 है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोई है मैट्रिक्स एम एन आर बी द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस ऑन रियल मैट्रिक्स, बी बी द फिक्स्ड नॉन जीरो एलिमेंट एम एन ऑफ एम एन आर, वो भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स टाइप का ही होगा बी बी। द मैप अगर टी एम एन आर से एम एन आर में डिफाइन किया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, ठीक है। तो लीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टी ए प्लस बी लेना पड़ेगा और इधर चेक करना पड़ेगा कि दोनों तरफ का वैल्यू टी ए प्लस टी बी कौन दे रहा है, अगर जो नहीं देगा वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पावर में नहीं है, ये दोनों को हमें चेक करना होगा। अब चेक करोगे, टी ए प्लस बी ले लो, पुट कर दो, वैल्यू देखो टी ए प्लस टी बी का क्या आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, दोनों बराबर होगा, वो होगा आंसर करेक्ट, ठीक है। नाउ फंक्शनल स्ट्रीमर वैल्यू पूछ रहा है, तो सी ओ बी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक लैग्रेंज इक्वेशन क्या होता है, एफ वाई डी एक्स बाई डी वाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो एफ वाई क्या आएगा, 0, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y डैश अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ से क्या आ गया, 2 dy इज इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स, यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x4 अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है, c1x, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसका बहुत सा मेथड है, आप डायरेक्ट कोई ऑप्शन पुट करके देख लो, चेक करके यू टी की जगह यू ई टू द पावर टी पुट कर दो, कॉस टी साइन टी पुट कर दो, देखो इसको सॉल्व करके किधर ये आ रहा है, या दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यू डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स आएगा। अब बताओ यू एक्स कब ऐसा होगा, जब ई टू द पावर एक्स हो, तो ई टू द पावर एक्स आंसर हो गया, सिंपल। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द आइलर लैग्रेंज इक्वेशन इज नोन एज बर्ट्रामी आइडेंटिटी। आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन, ये सीओबी का क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये मैकेनिक्स का नहीं है, तो ये इसका आंसर ये होगा। इक्वेशन ऑफ द कर्व विच गिव मिनिमम सरफेस, इसको अभी स्किप करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको लैग्रेंजियन मेथड कॉची प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेंगे। क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, क्या है, जेड इज इक्वल टू जेड, तो डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जेड, तो ये एक्स माइनस वाई आ गया इज इक्वल टू C1। एक इधर ये कोई दो को करके सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस वाई वाला ऑप्शन कौन है, ये है, अभी पता चल गया ऑप्शन ये होगा। अब इस दोनों में कोई एक को सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, ये
इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग जेड वाई, लॉग जेड माइनस वाई है भी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, पी डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट कंटेन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग। तो पी डिस्क्रिमिनेंट जो है सिंगुलर सॉल्यूशन देता हो, सिंगुलर सॉल्यूशन इनवैल्यूब को कंटेन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ रिलेशन दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा करेक्ट होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालो आप, उसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा, वन वाई प्लस बी डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा दिया, बी, तो बी करेक्ट। ठीक है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, कन्वर्जेंट नोवेयर, इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग जनरल टर्म लिख देते हैं, एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन, एन 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, रेडियस कन्वर्जेंट एवरीवेयर क्या होगा, तो आप एन टेंस टू इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 फैक्टोरियल, क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्ज जीरो है, इसका मतलब कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं कर रहा है, और सिर्फ जीरो ले लेंगे तो पूरा टर्म ही जीरो है, तो कन्वर्जेंस सीरीज हो ही जाएगा, तो ऑप्शन देख लो, कन्वर्जेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस का क्या होता है, एक्स स्क्वायर इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो जो डिफिनेशन होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन तो यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस से रिलेटेड फुल वीडियो काफ़ी अच्छा फट लगा के मैंने बनाया है, आप रियल आंसर्स के कंप्लीट कोर्स में विजिट करके देख सकते हो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर मोटिवेशन से स्टार्ट किया मैं, कैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डिफिनेशन आती है। साइन एक्स जो है पीरियोडिक है, कंटिन्यूस है, तो क्या होता है, इसी होता है, साइन एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर द फंक्शन नॉट डिफरेंशियल, तो नॉट डिफरेंशियल जहाँ पे मॉडुलस जीरो आएगा वहाँ पे नॉट डिफरेंशियल होगा, तो मॉडुलस जीरो कौन से वैल्यू पे आएगा, देख लेना आप, है ना, ये क्वेश्चन, इसको लिखता हूँ मैं पहले, 1 प्लस एक्स क्या है, 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो इसकी वैल्यू ई आएगी, है ना, ई माइनस ई जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, एल हॉपिटल, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने नीचे तो 1 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स टेंड टू जीरो पुट कर जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। मानिए वाई इजकल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग वाई ले लेते हैं, हम 12th में पढ़ते हैं ऐसा चीज़, 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, ये क्या होगा, 1 बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 4 इस तरह से आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, जीरो ले जो लोगे दोनों तरफ लिमिट, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर दिस, लिमिट जीरो ले लोगे तो क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा ना, 1 ये शायद मैंने गलत लिखा है, यहाँ 1 होगा माइनस, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक बार देख लेना, एक्सपेंशन इसका होगा log 1 प्लस एक्स का, इसकी जो आंसर आएगी एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2, आप एक बार देख लो फिर से कि log y लगाया, log 1 प्लस एक्स दिस आया, y log y इज इक्वल टू, अभी रहने दो ये
1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिस। तो ये आ जाएगी ना ऑप्शन, जस्ट एक्स टेंस टू 0 पुट कर दो, ये दोनों तरफ y का वैल्यू देख लो, जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो -2 बाई ई आंसर होगा, आप देख लेना चेक करके, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देख के। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर है तो इसको सॉल्व करने का वे क्या है कि अगर इससे जो सीरीज बनाते हैं इनफाइनाइट सीरीज, वो अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये भी सीरीज भी कन्वर्जेंट, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो साइन 1 बाई एन कोई यू एन मान लेते हैं, लिमिट टेस्ट लगाते हैं, वी एन 1 बाई एन ले लेते हैं, तो यू एन बाई वी एन क्या होगा, साइन 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू कॉस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या होगा, ये से कट गया 1 आएगा। ठीक है, नॉन जीरो आया। 1 बाई एन अगर डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सीक्वेंस ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन दिस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्या होगा, देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इस रेंज डोमेन में हर एक पॉइंट के लिए इस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो 1 पे क्या होगा, 1 पे एग्जिस्ट कर जाए, 2 पे क्या होगा, 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोल रहा है, गलत हो गया, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं हो तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट। और भी मेथड देख सकते हो, नॉट इनफॉर्मली का रिमाइंड करवा देता हूँ, आप इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट है, एमएन टेस्ट है कि और एक रिजल्ट है कि इनफॉर्मली कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो अगर तो पॉइंट वाइज लिमिट भी कंटिन्यूस होगा, पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं है तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। नगेशन, ये सारे रिजल्ट से इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हो। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगा ना, तो कन्वर्जेंट होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा कुछ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी फाइनाइट आएगा, है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी फाइनाइट आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनाइट नहीं आएगा, सॉरी कर लो। इस माइनस एक्स स्क्वायर का ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसका जो वैल्यू होता है ना फाइनाइट आता है, रूट पाई बाई 2 सम गामा टाइप में आता है इसका वैल्यू, तो देख लेना, एक स्पेशल फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेट नॉर्मल वे से नहीं कर सकते, बट आता है इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये तो ट्रू हो गया, फिर ये दोनों में एक ट्रू होगा, ऑब्वियस सी बात। नाउ वैल्यू ऑफ दिस, कितने क्वेश्चन बचे हैं, काफ़ी बचे हुए हैं अभी, है ना, तो 1 बाई जेड आप 2 पाई आई ले लो ना, जेड का वैल्यू ई आई थीटा ले लो, तो ई टू द पावर माइनस आई थीटा, आई ई आई थीटा होगा, डी थीटा होगा, और जीरो पुट करोगे, जीरो से पाई ले लो, तो क्या आएगा, आई आएगा, डी थीटा आएगा, तो यहाँ से कर लो आप, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पाई आई आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू निकालना है, तो जेड इज इक्वल टू 1 पे 2 ऑर्डर का रेसिड्यू है, 2 ऑर्डर का पोल है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी जेड करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1, कैसे लिख देता हूँ, 2z अपॉन जेड प्लस 4 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, तो 2 डिग्री का है
तो दो ऑर्डर का पोल है, तो दो ऑर्डर का पोल का जो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है वो हम लोग लगा लेंगे। तो क्या होगा, जेड टेंस टू जीरो डी बाई डी जेड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर टू जेड अपॉन जेड प्लस फोर। क्या होगा यहाँ से, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये से ये कट गया, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो और जेड टेंस टू जीरो पुट कर दो, है ना। तो ये हो गया। एफ जेड इजिकल टू जेड क्यू है, तो क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। पोल ऑफ ऑर्डर थ्री एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोल है। जीरो एफ वन बाई जेड कर लो और जीरो पे जो पोल देगा वो इन्फिनिटी पे एफ जेड का देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is the necessary condition for the रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल से रीमान इंटीग्रेशन होता है तो बॉन्डेड होता है फंक्शन, बॉन्डेड नहीं होगा तो रीमान इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट बॉन्डेड, नॉट आर आई, ये यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बॉन्डेडनेस नेसेसरी कंडीशन है। which of the following is not correct about the Cantor ternary set। कैंटर सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, कैंटर सेट डेस होता है, कैंटर सेट परफेक्ट होता है, कैंटर सेट क्लोज नहीं होता है, लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता है। एफ इज बॉन्डेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ एफ कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोन फंक्शन, नेसेसरी कंडीशन है। ए एंड बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एम स्टार लेवेग ऑर्डर मेजर। तो लेवेग ऑर्डर मेजर क्या होता है, सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो लेस इक्वल आएगा सब एडिटिव प्रॉपर्टी। टी एंड एस टू लीनियर ऑपरेटर ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बीच एस इज नॉन सिंगुलर, देन एस नॉन सिंगुलर है, तो रैंक ऑफ एस टी क्या होगा, रैंक ऑफ एस टी नॉन सिंगुलर है और फाइनाइट डायमेंशन से है, तो रैंक जो नॉन सिंगुलर है उसके अलावा जो बचा रैंक टी उसके बराबर होगा। रैंक टी एस भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, रैंक टी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन मैप है, नॉन सिंगुलर एस है, तो एक जो बचेगा। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में बोल रहा है, डिजनरेट, नॉन डिफिनिट, डिजनरेट, सिंगुलर, पॉजिटिव, डिफिनिट। तो इससे हम लोग जस्ट क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, -2 x2 3 1 1 2 2 है। अब इसका आइगन वैल्यू से पता कर लो नेगेटिव डिफिनिट क्या आ रहा है, आइगन वैल्यू क्या है, या माइनर वाला रिजल्ट से। मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट नाउ आई विल डिस्कस बोलूँगा। जैसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक फिक्स पॉइंट होता है तो क्या होता है, पाराबोलिक होता है। दो फिक्स पॉइंट होता है तो इलिप्टिक होता है। मोर देन वन पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है तो हाइपरबोलिक होगा, और कुछ भी नहीं होगा पाराबोलिक इलिप्ट तो लोग्जोड्रोमिक बोलते हैं। नाउ डिवीजर है, एलर फाइव फंक्शन क्या करता है, हम देखो, इफ द इंटीजर एम एन ग्रेटर देन एवरी प्राइम डिवीजर ऑफ एन इज डिवीजर ऑफ एम, एवरी प्राइम डिवीजर ऑफ एन, 6 ले लिए इनका वैल्यू, every prime divisor of n is divisor of m। 2 3 m का वैल्यू प्राइम डिविजन का 2 3 आएगा, 2 3 को डिवाइड करने वाला कोई m ले लेते हैं, क्या ले लें, 2 3 12 ले लेते हैं, तो 5 6 इंटू 12 क्या होगा, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं एग्जांपल से, 5 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, तो क्या होगा 5 2q 3 स्क्वायर, 5 2q इंटू 5 3 स्क्वायर, 8 माइनस 4 4 आएगा, और 9 माइनस 3 6 24, एन कितना था 6 नहीं आया, 24 5m नहीं आएगा, n इंटू 5m, एन कितना है 6, 5m कितना आएगा 5m, 5 12 कितना आएगा 5 2 स्क्वायर इंटू 3, 5 2 स्क्वायर इंटू 5 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24 आ गया, n 5m करेक्ट। नाउ यू हैव टू चेक दिस,
विच वन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो कंटिन्यूस तो नहीं होगा, y इक्वल टू एम एक्स ले लो तो m पे डिपेंड कर जाएगा ना। मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे होगा क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और इसको आप, चलो मैं बता देता हूँ। आप y इक्वल टू एम एक्स पाथ के अलॉन्ग भी देखोगे तो एवरीवेयर ये क्या हो जाना चाहिए, फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2mx स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एम पे डिपेंड कर रहा है, तो फाइनाइटली नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस नहीं होगा, और एफ एक्स निकाल लो, तो एफ एक्स निकालोगे तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। एफ एक्स वाई एफ एक्स का क्या लगाएंगे, एफ एक्स के लिए आप ये लगाना है एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 लगा देना, पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला चेक कर लेना। नाउ 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल इटरेशन प्रोसेस। तो कन्वर्जेंस कंडीशन गॉस सीडल का क्या होता है कि ये जो है डायगोनल डोमिनेटेड होता है। डायगोनल डोमिनेटेड मीन्स हर एक डायगोनल एलिमेंट जो होगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, वो उस रो के दूसरे एलिमेंट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे इससे जो मैट्रिक्स बनेगा क्या आएगा, A11 A12 A21 A22। तो A11 ग्रेटर होगा A12 से, A22 ग्रेटर होगा A21 से। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों से बड़ा होगा, यानी A1 A22 ग्रेटर होगा A12 A21 से। सी ऑप्शन करेक्ट। लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल तो इंटरपोलेशन आप लगा लेना फॉरवर्ड डिफरेंस लगा के। नो हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, तो इक्वेशन फॉर मोशन कर रहा है ना, तो आप देख लो यहाँ से हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो होता है क्या होता है, डेल एच बाई डेल पी इक्वल टू डेल पी बाई डेल क्यू। इसको सॉल्व कर लेना, डेल एच बाई डेल पी लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से रिलेटेड जो है उसको सॉल्व कर लेना आप, तो आंसर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। पॉइजन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फॉर वार्ड वैल्यू ऑफ m and n do the transformation represent a canonical transformation। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिजल्ट क्या है, डेल क्यू बाई डेल पी। डेल क्यू बाई डेल क्यू बाई डेल पी, ये कर दो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आप हो जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो मैं अपने ग्रुप में इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट इन ए ग्रुप पी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पी होगा। आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट इन ए ग्रुप आर, आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही सेटिस्फाई करेगा इसको। नंबर ऑफ पोल्स इन दिस, तो tan 1 बाई जेड का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो नीचे में जेड आते जाएगा, जेड का टर्म। नंबर ऑफ पोल्स काउंटेबिलिटी से काउंट करते हैं, जितना ऑर्डर का पोल होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। Which of the following is false? पारा कॉम्पैक्टनेस, तो पारा कॉम्पैक्ट स्पेस जो होता है ना, नॉर्मल होता है। पारा कॉम्पैक्ट स्पेस बताता हूँ क्या होता है उसके बाद। एवरी क्लोज सबसेट ऑफ पारा कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, प्रोडक्ट ऑफ पारा कॉम्पैक्ट स्पेस इज नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, सही है, नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। एवरी मैट्रिजेबल सेबल मैट्रिक स्पेस जो होता है ना, एवरी मैट्रिक स्पेस, मैट्रिजेबल स्पेस उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। एवरी मैट्रिक स्पेस इज पारा कॉम्पैक्ट। पारा कॉम्पैक्ट का डिफिनेशन मैं बताता हूँ। पारा कॉम्पैक्ट होता क्या है कि जैसे हम लोग कॉम्पैक्टनेस चेक करते हैं तो ओपन कवर लेते हैं, फाइनाइट सब कवर। अब पारा कॉम्पैक्ट में क्या होगा कि ओपन कवर लेंगे, ओपन कवर के एलिमेंट का रिफाइनमेंट करना है, उसके फाइनाइट एलिमेंट से अगर कवर हो जाए, मीन्स
पारा कॉम्पैक्ट सेट के लिए हम ओपन कवर लिए हैं, उस ओपन कवर में जो एलिमेंट है उससे छोटा एलिमेंट, उसके सबसेट वाले एलिमेंट फाइनाइट लेने से भी वो कवर हो जाए तो बोल देंगे पारा कॉम्पैक्ट। क्लियर? नाउ 84 जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेट में आया हुआ है। तो क्या है, पहले GBA ग्रुप A B belongs to G such that order of A is 5, यहाँ पे स्मॉल a होगा, and A B inverse A B A inverse is equal to B square, then the order of B is A B A inverse is equal to B square। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, A to the power 5 क्या दिया हुआ, आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसका यूज करना है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A B स्क्वायर A इनवर्स इज इक्वल टू B to the power 4। तो B स्क्वायर को यहाँ पे लिख दो, इस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से बी ए इनवर्स इज इक्वल टू B4, यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर बी ए माइनस 2 इज इक्वल टू B to the power 4। अब फिर क्या, दोनों तरफ क्या कर दो, फिर स्क्वायर करो, फिर क्या आएगा, ए क्यूब बी ए माइनस 3 बी 8, फिर करो A4 आएगा, जब तक A5 ना आ जाए, A5 आने से क्या आइडेंटिटी मिल जाएगा ना, बी ए माइनस 4 इज इक्वल टू B to the power 16, A to the power 5 B A to the minus 5 is equal to B to the power 32। यहाँ से क्या आ गया, A पावर 5 क्या आ गया आइडेंटिटी, तो B इज इक्वल टू B to the power 32, यहाँ से B इज इक्वल टू 31, B का ऑर्डर क्या हो गया 31, क्योंकि B to the power 31 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। मेक क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये सब, लाइक कि NX भी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट X A B टू सबसेट इन्वर्सल X इन्वर्सल सेट है, और कार्डिनलिटी ऑफ A 115 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट P327। यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा आई होप, क्योंकि N इंटरसेक्शन A B और A यूनियन B में एक रिलेशन है। A यूनियन B क्या होता है, इज ऑल्सो टर्म A माइनस B को हम लोग A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी he has asked about NA plus NB minus NA intersection B। तो NA कितना है 115 plus 326 minus this is equal to 47 ना, अब कर लो इसका वैल्यू 394 आ जाएगा। Now B the vector space of all real matrix if T B to B linear operator define this। लीनियर ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन है, तो नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, अगर ए अगर नलिटी में बिलोंग करेगा तो ए टी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा, यानी ए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का आप डायमेंशन निकालने जानते हो, निकाल लो, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, प्लस एन नहीं करेंगे, सिमेट्रिक में करते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है, 0 होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एन स्क्वायर प्लस 1 बाई एन है ना, तो इसको कर लो, लिमिट निकालना है एन टेंस टू इन्फिनिटी के, एन स्क्वायर साइन 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, साइन 1 बाई एन स्क्वायर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, कॉस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन 1 बाई एन क्यू होगा ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। थिंक मैंने सही किया, इन्फिनिटी इंटू 0 टर्म में था, तो इन्फिनिटी इंटू 0 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करेंगे, तो इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी में 0 बाई 0 है, कॉस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, एन टू द माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस 2 अपॉन एन क्यू होगा ना, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से एन होगा एन इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 फिर आएगा ना, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएशन, देख लेना एक बार, एल हॉपिटल रूल लगा के जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। नाउ E1 E2 B टू नॉन इम्पर्टी सबसेट ऑफ नॉन लीनियर स्पेस, तो सेट को ऐड कैसे करते हैं, इस तरह से हर एक एलिमेंट का ऐड होगा, जहाँ एक एलिमेंट जिस सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट जिस सेट से होगा, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो सम ऑफ कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, सम ऑफ ओपन सेट ओपन होता है,
सम ऑफ क्लोज सेट नहीं होता है क्लोज। कैसे देख लो आप, कोई सेट ले लो, n प्लस 1/n और माइनस n ले लो, तो इसका सम क्या आएगा 1/n आएगा। इसका लिमिट पॉइंट 0 आ रहा है और 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो सम ऑफ क्लोज सेट क्लोज नहीं हुआ। दोनों क्लोज है क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 5 है, तो मस्ट बी क्लोज। ये गलत हो गया है ना, फॉल्स ही पूछा है। E1 E2 आर क्लोज एंड कॉम्पैक्ट, तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट, तो सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, देन दिस काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए में, इंटरसेक्शन बी क्या होगा 99 स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, अब सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, इस सेट का एलिमेंट पहले निकालो आप, है ना। इस सेट का एलिमेंट निकालोगे, लिखता हूँ मैं 1/m प्लस 1/n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। इस सेट का लिमिट पॉइंट निकालना है, तो सेट का जो पॉइंट आएगा क्या क्या आएगा, 1/m फिक्स कर दे तो सेट ये आ जाएगा ना, 1/m फिक्स कर दे तो ये प्लस m को फिक्स कर दे तो 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 1/2, दैट 1/m प्लस 1/n आएगा। m फिक्स कर दे तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो 1/m आएगा। 1/m टाइप का टर्म आएगा इस सेट में, बताओ नहीं आएगा, आ सकता है हर एक आ सकता है, क्यों, क्योंकि 1/m लाना है ना आपको, तो 1/m लाने के लिए आप जस्ट 1/2m और 1/2k प्लस 1 प्लस 2k टाइप का टर्म को ऐड कर दो, क्या आएगा 1/k आ जाएगा, m बिलोंग्स टू नेम तो आ जाएगा। तो एक लिमिट पॉइंट तो आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो। 5 आएगा, 5 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, यहीं से पता चल जा रहा है, एक ऑप्शन मिल गया। तो नेक्स्ट, एज नॉन इम्पर्टी बॉन्डेड बिलो सबसेट ऑफ आर, देन इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा बी। कोई रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ Sn S2n S3n आर कन्वर्जेंट, S2n S2n प्लस 2 आर कन्वर्जेंट, दिस आर कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ होता है जब उसके 3 कंसेक्यूटिव सब कन्वर्जेंट सेम लिमिट पे होते हैं, बट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, नॉट सेइंग अबाउट इन व्हिच पॉइंट इज they are converging, so okay. Now which of the following infinite series convergent, तो नेसेसरी कंडीशन होता है सीरीज इज कन्वर्जेंट if limit n tends to infinity n goes to 0, जीरो पे नहीं जाएगा तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। p इम्प्लाई q, नॉट q इम्प्लाई नॉट p, ये होता है तो वो होता है, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे नॉन जीरो आएगा तो ये नॉट कन्वर्जेंट, ये भी नॉट कन्वर्जेंट, ये भी नॉट कन्वर्जेंट, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो बस, नॉट जीरो आएगा, ये ट्रू। ना कॉची वेरिएट बोल रहा है x1 x2 आर टू इंडिपेंडेंट कॉची वेरिएट विद दिस पैरामीटर, तो कॉची वेरिएट एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कॉची वेरिएट सर्टिस्फाई एडिटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो जस्ट ऐड कर दो कौन आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट, देन फर्स्ट मोमेंट ऑफ द मीन इज, फर्स्ट मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन, मीन इटसेल्फ, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ही तो मीन होता है ना, ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। सेकेंड मोमेंट से क्या होता है वेरिएंस होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट नाउ। PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है px लेस देन k, देन प्रोबेबिलिटी px लेस देन k निकालना है। सबसे पहले तो ये निकाल देंगे, इसका फॉर्मूला कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा 0 to a 1/k fx dx होगा। fx कहाँ, जहाँ पे क्या होगा
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, ठीक है, वहाँ से इंटीग्रेट। बट अभी पता ही नहीं है कि अननोन है, तो कि अननोन है तो क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, सर्टिफाई करता है प्रॉपर्टी का, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, और क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में वन आना चाहिए। तो अदरवाइज तो जीरो है, तो जीरो से वन में क्या होगा, के एक्स वन माइनस एक्स क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू वन होगा। तो के से यहाँ से वैल्यू के का निकालेंगे, इस पर पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ, के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू वन, के एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स क्यू बाई थ्री इज इक्वल टू वन, जीरो टू वन। तो k बाई टू माइनस के बाई थ्री इज इक्वल टू वन, तो k इज इक्वल टू यहाँ से आ गया सिक्स, सिक्स यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो जीरो टू वन बाई सिक्स इंटीग्रेट करना है, वन बाई सिक्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, वन बाई सिक्स बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू बाई थ्री, जीरो टू वन बाई सिक्स, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व जस्ट मिडिल टर्म लेना होता है ना, तो आपका इसको जीरो से पाई इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पाई पे जीरो होगा तो यहाँ टू लेना पड़ेगा, यहाँ पाई बाई टू होगा, वन बाई टू कट गया, साइन साइन एक्स, तो यहाँ से पाई आ रहा है, आई थिंक देख लेना, ये सब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, एंड म्यू मीन है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, देन समेशन जो होगा जस्ट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x2 x3 में, तो इसके लिए रिजल्ट है, आई विल शेयर माई PDF एज ए सॉल्यूशन, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द ग्रुप फॉर डिस्कशन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर हेल्पिंग ईच अदर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।